तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। चैनल पर एक वीडियो आपको पहले से उपलब्ध है, जिसमें हम सभी लोगों ने पढ़ा था हिंदी साहित्य के विषय में। हिंदी साहित्य में क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और लेखन पद्धति को पढ़ा था, यानी इतिहास लेखन की पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो मित्रों, एक नया सेशन आपके लिए समर्पित है। हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन के बारे में हम सभी लोग आज की इस कड़ी के अंदर पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये सेशन होने वाला है। बहुत ही जरूरी कंटेंट के साथ आज आपका सेशन ये होने वाला है, जिसमें हर वो पहलू टच किया जाएगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाएं, फिर या टीजीटी पीजीटी जिस भी एग्जाम में आप शामिल होने जा रहे हैं, हर उस एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य जो है वो ये जो आज की चर्चा होने वाली है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देर न लगाते हुए शुरुआत करते हैं। हम सभी लोग अपनी बातचीत का शुभारंभ करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं यहाँ से। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों के विषय में और उनके द्वारा किया गया काल विभाजन ये पढ़ते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों जो इतिहास परंपरा जिन्होंने प्रारंभ करी है, इतिहास लेखन की पद्धति जिन्होंने प्रारंभ करी है, उन पद्धतियों के बारे में बात करने वाले हैं। इतिहास साहित्य का वर्गीकरण, काल विभाजन और नामकरण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला वर्गीकरण जो प्राप्त होता है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है, जो कि हिंदी साहित्यकारों ने अस्वीकार कर दिया है। इनके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सिंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण और नामकरण किया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर। सबसे जो प्रसिद्ध है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास और उनका काल विभाजन है। इस नाते बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये दोनों हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि आप हिंदी साहित्य में पढ़ना चाहते हैं, विभिन्न रचनाकारों के गुण और दोषों का विवेचन करना है आपको, और उनके साहित्यिक परंपरा के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो आपको निसंदेह ये दो हिंदी साहित्य का इतिहास निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये तो मस्ट है, ये दो पढ़ लें। इसके अलावा जो भी पढ़ें आप वो आपके लिए बेटर होगा। डॉक्टर नगेंद्र पढ़ लें, लेकिन इन दोनों को पढ़ने के पश्चात ही अन्य कोई पढ़ने के प्रयत्न करने चाहिए। ये निश्चित तौर पर आपको तैयार हो जाना चाहिए। आइए इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें। अगर हम साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका? गरसा द तासी का, फ्रेंच विद्वान है। इनके साहित्यिक ग्रंथ का नाम है इश्तवार दा ला लिटरेचर एंदोई अ हिंदुस्तानी। अभी हम इसके अर्थ को भी आपको समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रथम संस्करण आया था, प्रथम संस्करण के दो भाग आए हैं। भाग एक 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग आपका आया है 1847 ईस्वी में। यहाँ पर बात चल रही है इश्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं। इसका पहला संस्करण और उसका पहला भाग 1839 में और इसका दूसरा भाग आया 1847 में। इसका जो द्वितीय संस्करण है उसमें फर्स्ट व सेकंड भाग जो हैं वो 1870 में आए हैं। ध्यान देना, पहला ये द्वितीय संस्करण है। द्वितीय संस्करण का जो पहला और दूसरा भाग है वो 1870 में है, और इसका जो भाग तीसरा है वो 1871 में आया है। ये वाला पिछली बार के एग्जाम में आया हुआ है। पूछा था कि इस गरसा द तासी रचित हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि इश्तवार द लिटरेचर इंदो या हिंदुस्तानी ग्रंथ का द्वितीय संस्करण का भाग 3 कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है जब हिंदी साहित्य के अंदर इन बातों के विषय में जानकारी मांगता है कि कौन सा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रिपीट कर लीजिएगा कि पहले संस्करण का पहला भाग 1839 ईस्वी में और पहले संस्करण का दूसरा भाग 1847 में। दूसरे संस्करण का पहला और दूसरा भाग 1870 में आया था और तीसरा भाग आया था 1871 में। इस ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड द्वारा। बहुत जगहों पर केवल और केवल आयरलैंड आपको मिल जाता लिखा हुआ, तो परेशान नहीं होना। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कंपनी आयरलैंड द्वारा इसका प्रकाशन किया गया।
फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, साहित्य इतिहास ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया ये प्रथम इतिहास ग्रंथ। असल बात यह है, जो गर्सा द तासी थे, ये इनकी एक खासियत थी कि ये हिंदुस्तान कभी नहीं आए थे, ये इंडिया कभी आए नहीं थे। ये फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी भाषा के अध्यापक रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हिंदी या हिंदुस्तानी भाषाओं का अध्ययन किया था। अब हिंदुस्तानी के अंतर्गत कौन आएंगी, आगे हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा का विषय है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का ये पहला इतिहास है। इस ग्रंथ में 738 कितने 738 कवि शामिल किए गए हैं, जिनमें से 22 कवि हिंदी के। हिंदी के कितने कवि हैं भाई, 22 कवि हिंदी के हैं, शेष उर्दू के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। ये तो इनका मिलता जाएगा वक्तव्य, आगे के भी इतिहास ग्रंथों के विषय में शुक्ल जी ने यही वक्तव्य दिया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है, ये बात ध्यान दीजिए। इसके बाद इस ग्रंथ के विषय में, इसकी विशेषताओं के विषय में बात करें तो इस ग्रंथ में हिंदी का प्रथम कवि अंगद है। वर्णमाला क्रम था चूंकि इनके लेखन का, आगे उसकी चर्चा हम करेंगे कि इनके लेखन की परंपरा जो रही है वो वर्णमाला का क्रम रहा है तो कैसे रहा है। उस कड़ी में जो हिंदी का पहला कवि आता है वो अंगद है, और हिंदी का अंतिम कवि जो होता है वो हेमंत पंत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हिंदी का प्रथम कवि अंगद, इसमें ग्रंथ में, और अंतिम कवि कौन है, हेमंत है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदी अनुवाद कौन किया है भाई, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में, जिसका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने किया था। इस ग्रंथ में 358 कवि शामिल किए, जिनमें से 220 कवि हिंदी के थे। कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रस्तुत करना, ध्यान दीजिएगा, कवियों का कालक्रम के हिसाब से नहीं प्रस्तुत किया गया है बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से किया गया है। तो काल विभाजन, योगेन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू के कवियों को घुला मिला देना ये त्रुटिपूर्ण है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गर्सा दत्तासी को गौरव प्राप्त है, ये डॉक्टर नगेन साहब ने कहा है। तो डॉक्टर नगेन साहब के इस कोटेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की बातें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी, ठीक, इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गर्सा दत्तासी गौरव प्राप्त हैं। इतना भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और अगर आप शुरू से पढ़ लें कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, योगेन प्रवृत्तियों का अभाव, हिंदी उर्दू कवियों को घुला मिला देना त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, त्रुटियों पर एक वक्तव्य, एक कोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, इनके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों ने अध्ययन किया, उसकी बातों को एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो तो आपके सामने जो कंटेंट था वो कंटेंट आपके नोट्स बनाने के लिए था और बार बार रिवीजन करने के नज़रिए से था। पहली बात तो ये है कि जो इनका इतिहास है जिसका नाम है इश्तवार दा, पहले हम सभी लोग इसके अर्थ को एक बार की समझने का प्रयास करते हैं। इश्तवार दा ला, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, लिटरेचर, पूरा लिख लीजिए ध्यानपूर्वक, लिटरेचर, एंदुई, एंदुई, ए हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का ये नाम है। अब यहाँ पर जो इश्तवार है, इश्तवार जो है, इस इश्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो क्या हो जाएगा भाई, हिस्ट्री। इस इश्तवार का मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री, यानी कि हम कहेंगे इसको क्या, इतिहास। इसका मतलब हो गया इतिहास। यहाँ पर ये जो द शब्द है इसका मतलब सीधी सीधी है बात, इसका मतलब हो जाएगा दी, ठीक है, हिस्टोरी दी। ये जो लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब क्या हो जाएगा, लिटरेचर, इसका मतलब होता क्या है, लिटरेचर, ठीक है।
ये हो गया लिटरेचर। एंदोई का मतलब क्या हो जाएगा? एंदोई का मतलब हो जाएगा हिंदवी। हिंदवी, ठीक बात है। यहाँ पर एंड, ए का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा क्या? एंड। और हिंदुस्तानी का मतलब हो जाएगा क्या? हिंदुस्तानी। अब इतने से इसका अर्थ क्लियरली निकल करके आ जाएगा। मतलब ये क्या है? हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास, इसको हिंदी में अगर हम इसको रूपांतरित करें तो हिंदी रूपांतरण इसका क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पर हिंदी रूपांतरण की बात करें तो हिंदी रूपांतरण इसका हो जाता है हिंदुस्तानी। आइए पूरा नोट कर लिया जाए। हिंदुस्तानी और हिंदवी, हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का, साहित्य का इतिहास। अभी यहाँ पर और ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। अब इसको हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास कहा गया है, तब यहाँ पर जानने की ज़रूरत है अब आपको कि हिंदुस्तानी का मतलब क्या होगा। हिंदुस्तानी कहने का मतलब ये हो जाएगा मुसलमानों की भाषा इसमें आ जाएगी। विशेष ध्यान रहा है मुसलमानों की भाषा पर इनका, तो यहाँ पर मुसलमानों की भाषा हो जाएगी। थोड़ी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है, क्षमा करिएगा। ये मुसलमानों की भाषा हो जाएगी जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता है। मुसलमानों की भाषा का मतलब है ऐसी भाषा जिनमें अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता है। और हिंदवी जो शब्द है यहाँ पर, हिंदवी, हिंदवी का मतलब हो गया हिंदुओं की भाषा। हिंदवी का मतलब हो गया कौन सा? हिंदुओं की भाषा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदवी का मतलब हो गया कौन सा? हिंदुओं की भाषा। हिंदुओं की भाषा का मतलब यह है कि जो तत्सम प्रधान है। सिंपली ऐसे समझिएगा, हिंदवी शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जो तत्सम प्रधान हैं, और मुसलमानों की भाषा का मतलब ऐसे शब्द जिनमें अरबी फारसी की प्रधानता हो। तो यहाँ पर मुसलमानों की भाषा और हिंदुओं की भाषा यानी कि अरबी फारसी के साथ साथ तत्सम शब्दों से युक्त जो साहित्य हैं उनका इतिहास इन्होंने अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में प्रस्तुत किया है। इनकी विशेषताओं की बात करें अगर हम इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो ये निकल करके आती है सबसे पहली, कि पहली कंडीशन ये हो गई कि ये किस भाषा का है भाई? ये फ्रेंच भाषा का है। कंडीशन फर्स्ट, फ्रेंच भाषा का है। दूसरा, वर्ण क्रमानुसार पद्धति कौन सी है? ये पद्धति आपने कल पढ़ा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में पढ़ा है। तो एक पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। आपसे ये सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा कि एस्तवार दाला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी ये किस पद्धति में लिखा गया साहित्य का इतिहास है, इसकी पद्धति कौन सी है? तो वर्णानुक्रम पद्धति है। ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अंग्रेजी की वर्णमाला को आधार बनाया गया। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को आधार बनाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को आधार बनाया गया है, ठीक है, आधार बनाया गया है। काल विभाजन का इसमें कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कि हिंदी का पहला कवि कौन होगा, प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया, बारे में विचार नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर अंगद नाम तो आया है, तो अंगद नाम इसलिए आया है क्योंकि वो वर्णमाला के क्रम के हिसाब से अंगद नाम हिंदी का पहला है। कुल रचनाकार किस इसमें जो हैं वो 738 हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनमें से हिंदी के रचनाकार केवल और केवल कितने हैं? 72। और बाकी जितने हैं वो शेष किसके हैं? शेष उर्दू के हैं। हिंदी के कितने हैं? हिंदी के केवल और केवल 72 हैं। और इसकी खूबियों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ग्रियर्सन की बात की जा रही है कि सबसे पहले उल्लेख, वो तो हमने समझा दिया, अंतिम हो गया कौन सा? वो, हाँ, यहाँ पर एक ग्रियर्सन साहब का वो गरसा दत्तासी का एक बहुत विशेष कथन आ जाता है। ये कहते हैं कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती, लिख देता हूँ मैं, यदि मैंने
यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती, कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती, ये अपने विषय में ये बता रहे हैं कि हमने कालक्रम वाली पद्धति ना अपना करके वर्णानुक्रम वाली पद्धति क्यों अपनाई। तो उसके विषय में सफाई देते हैं कि यदि मैंने कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते, अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते। ठीक है, पहले मैं उन लेखकों का पता रखता, पहले मैं उन लेखकों का पता रखता, उन लेखकों का पता रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है, जिनका समय पता है, काल अच्छी तरह ज्ञात है। ठीक है, ये अपनी सफाई देते हैं। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि फिर दूसरे में उनको रखता, दूसरे में किसको, तो कह रहे हैं कि दूसरे में उनको रखता जिनके विषय में संदेह है, दूसरे में उनको रखता। अब यहाँ पर दोषों की दृष्टि से कह रहे हैं कि दोषों की दृष्टि से मुझे यह पद्धति छोड़नी पड़ी। अब गरसादत्त तासी इतिहास ग्रंथ का अनुवाद की बात अगर हम करें तो इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया। चलिए इसको कुछ मिटा देते हैं, अगला पेज लेने से बढ़िया है कि हम इसी पर मिटा करके बात कर लेते हैं। देखिए, गरसादत्त तासी के अनुवाद की बात करें तो एक नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन। इसके प्रथम संस्करण, इसके प्रथम संस्करण का जो है संस्करण नंबर कौन सा, फर्स्ट संस्करण के दोनों भागों का अनुवाद किया था। आप सभी को पता है कि प्रथम जो संस्करण है उसके दो भाग, एक 1839 में, एक 1840 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर बात ये कह रहे हैं कि जो पहला संस्करण था, पहले संस्करण के दोनों भागों का अनुवाद इन्होंने 1848 ईस्वी में किया था, 1848 ईस्वी में किया था। उसके बाद तजकीरा सुवराई हिंदी, क्या है, सुवराई हिंदी नाम से किया था। नाम तो बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर तवक़ात सरुआई या तजकीरा ई सुवराई हिंदी नाम से किया था, बड़ा कठिन नाम है, तजकीरा ई सुवराई हिंदी, इसी नाम से इन्होंने दोनों संस्करणों का किया था। पहला संस्करण क्या था भाई, तौकात, पहला तौकाल शुरुआई, ठीक है, इस नाम से है। बड़ा कठिन नाम है, ध्यान दीजिएगा, करेक्शन है, इसमें गलती भी हो सकती है। आइए अगली बात करें, मौलाना करीमुद्दीन द्वारा जो अनुदित ग्रंथ है इसमें कुल 1004 रचनाकार थे। इसमें हिंदी के रचनाकारों की बात करें अगर हम तो केवल 60। आगे हम करीमुद्दीन के विषय में पढ़ने ही वाले हैं, अगले ही पेज पर चलेंगे, उनसे संबंधित कुछ नोट्स हमने ले रखा है। अब गरसादत्त तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 में तो लक्ष्मण बारसे हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया ही है। कुल 358 रचनाकारों को शामिल किया था वार्षणेय जी ने, जिसमें से 220 किसके थे, हिंदी के थे। ठीक है, प्रकाशक वही है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज। किसका किसका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज करती है, ये जो लक्ष्मी सागर वार्षणेय साहब ने लिखा था। अब चलेंगे इसी कड़ी में हम सभी लोग अगले की बात करने, तो अगला आ जाता है कौन सा, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगला इतिहास आता है आपका करीमुद्दीन का। साहित्यिक ग्रंथ का नाम क्या है, तजकीरा ई सुवराई हिंदी, सुवरा ई हिंदी है, 1948 में प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ को तासी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद माना जाता है। इस ग्रंथ में 1004 कवि शामिल हैं, जिनमें से 62 कवि हिंदी के हैं। तासी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ का सहारा लिया। ठीक है, कवियों के जन्म स्मरण के संबंध, उनके व्यक्तिक जीवन तथा काव्य संग्रहों के संबंध में निरूपण करने में इस ग्रंथ को आंशिक सफलता मिली। तो इस ग्रंथ के विषय में इतनी ही बात। अगला जो ग्रंथ आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, महेश दत्त शुक्ल का।
साहित्यिक ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है 1873 में। यह ग्रंथ कवियों का जीवन परिचय तो प्रस्तुत करता है, किंतु एक व्यवस्थित साहित्यिक इतिहास की तरह लगता नहीं है, ये इसका दोष है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अगला, जो हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें अगर हम, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नाम है। साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, और इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में। अब हम सभी लोग शिव सिंह सरोज पर पहुंच चुके हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, प्रकाशन 1883 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था, किंतु वह अव्यवस्थित तथा अपूर्ण होने के कारण इसका पुनः प्रकाशन और द्वितीय संस्करण के रूप में 83 में किया गया था। तो कई बार ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। बेशक वो अव्यवस्थित और अपूर्ण रहा है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है कि शिव सिंह सेंगर का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1878 ईस्वी, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा 1883 में किया गया। हिंदी में लिखा गया हिंदी का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। हिंदी में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, इस बात को विशेष अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था, ये हिंदी में लिखा गया, वो लिखा था किसमें? फ्रेंच भाषा में। ये है हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसको कहा जाता है? प्रस्थान बिंदु वो होता है जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो यहीं से माना जाता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा हिंदी भाषा में यहीं से प्रारंभ होती है। इस ग्रंथ के लेखन में शिव सिंह सेंगर ने सर्वाधिक सामग्री का उपयोग किया है, कालिदास हजारा से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कालिदास हजारा किसका लिखा हुआ है भाई? आपको पता है कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है। कल की वीडियो में हम सभी ने देखा था कालिदास त्रिवेदी। हजारा नाम इसलिए है क्योंकि 1000 कवियों का वर्णन है उसमें। तो शिव सिंह सेंगर साहब ने सर्वाधिक सामग्री का उपयोग उसी में से किया है। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, यह भी एक देखने वाली बात है। और अगली बातचीत पर करने चलें तो यहाँ पर देखिएगा अगली बातचीत कि ताशी ने जहाँ अपने ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया, वहीं पर शिव सिंह सेंगर ने कवियों का विवरण हिंदी वर्णक्रम में किया था। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अकारादि क्रम से इन्होंने प्रारंभ किया है, और वहाँ पर गरसादा ताशी ने जो फ्रेंच भाषा में लिखा था उसने अंग्रेजी के वर्णक्रम से प्रारंभ किया था। वहीं पर शिव सिंह सेंगर ने कवियों के विवरण को हिंदी वर्णक्रम में किया, अकारांत क्रम से प्रारंभ किया। इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन है और सभी हिंदी के हैं। ठीक, पहली बात तो ये जरूरी, ये महत्वपूर्ण है कि सभी हिंदी के हैं, 1003 कवि। इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से किया गया। कहाँ से प्रकाशन हुआ है? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। और गरसा दतासी का कहाँ से है भाई? आयरलैंड से है। उनका जो हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय साहब ने किया था वो इंडियन प्रेस प्रयागराज से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह का नाम दे दिया। इससे पहले वाले भी को इन्होंने वृत्त संग्रह के नाम से पुकारा था। बात करें शिव सिंह सरोज में हिंदी की जड़ तक पहुंचने के लिए पुष्य यानी पुंड को प्रथम कवि के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप ले लीजिए, ये सवाल पूछा जाता है कि शिव सिंह सरोज में हिंदी की जड़ तक पहुंचने के लिए किसको, पुंड को या पुष्य को प्रथम कवि के रूप में वर्णित किया जाता है। और कवियों को शताब्दी के अनुसार अलग अलग करने का प्रयास भी किया गया है समय के। 687 कवियों की तिथियों का उल्लेख इस रचना में मिलता है। ये जरूरी बात है कि 687 कवियों का उल्लेख इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अब इस हिसाब से एक सवाल बनता है कि शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर में प्रथम कवि किसको माना है हिंदी का, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि किसने पुष्य को या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो शिव सिंह सरोज ने माना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और शुक्ल जी ने इसे भी क्या कह दिया भाई, उसी तरीके की आलोचना कर दी उन्होंने जो वो करते आए हैं। इसको भी बोल दिया गया कि वृत्त संग्रह है ये। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है इतिहास, वो कौन आ जाता है भाई? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। अब जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की अगर हम बात करें
तो साहित्यिक ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ध्यान दीजिएगा, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का पहला प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1889 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका पुनः प्रकाशन किया गया। कब? 1889 में पुस्तक के रूप में, आप ऐसे कह लीजिए। स्वतंत्र ग्रंथ का मतलब ये है कि पुस्तकाकार रूप लेकर के इसका प्रकाशन कराया गया। पहली बार ये प्रकाशित कब कैसे हुआ था? तो पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, लेकिन 89 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ, यानी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यहाँ से यहाँ पर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सामग्री कहाँ से ली है भाई? शिव सिंह सरोज से ली है। अभी ऊपर आपने पढ़ा है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज से इन्होंने मैक्सिमम सामग्रियों को लिया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से और 66 कवि नए लिए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 886 कवि कहाँ से लिए गए हैं? शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। 66 कवि लिए गए हैं कहाँ से? नए। सभी कवि हिंदी के हैं, ये विशेषता है। ग्रियर्सन ने प्रथम बार साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि प्रथम बार काल विभाजन का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया? ये ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन की पद्धति यहाँ से प्रारंभ करता है ये। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, कालानुक्रम अनुसार लिखा तो कालानुक्रम का प्रयोग करता है, तो आंशिक रूप से ये विधेयवादी पद्धति का माना जाएगा। हाँ, आंशिक रूप से। आइए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाषा इसकी कौन सी रही है? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब यहाँ पर अगली बातचीत में चलें तो ग्रियर्सन ने कुल 12 अध्यायों में अपने हिंदी साहित्य को विभक्त किया है। भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा में इसने अपना इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का ये इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कुल अध्याय कितने हैं? 12 अध्याय मिला करके 952 कवियों के। कितने कवियों की? 952 कवियों। इसको जरूर शामिल कर लीजिएगा नोट्स में। 52 कवियों का, सभी हिंदी के हैं और कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, और पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी की रचनाओं को स्थान दिया गया है। ये भी बड़ी जरूरी बात है। ये पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी की रचनाओं को जगह दिया गया है। जो 12 अध्याय हैं उसमें पहला अध्याय कौन सा है? चारण काल है, जिसका समय 700 से 1300 बताया गया। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम की कविताएं। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार और छठवां है तुलसीदास। इसके अलावा सातवें की बात करें अगर हम, आइए सातवें की बात करें तो रीत काव्य। आठवां कौन सा हो गया? तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, मतलब तुलसीदास के बाद के। नौवां महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 10वां कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान। ठीक। और 11वां हो जाएगा 18वीं शताब्दी, और 12वां हो जाएगा कौन सा? विविध। 12वें में क्या है? विविध है। ये कुल मिला जुला करके 12 अध्याय इसके प्राप्त होते हैं। किसके? इस हिंदी साहित्य के 12 अध्यायों में से 12 अध्यायों की चर्चा हमने कर दी। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम अध्याय चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता रहता है। इस नाते आप इसको ठीक ढंग से पढ़ लें कि ग्रियर्सन ने प्रथम अध्याय चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है। उसमें पहला कवि कौन है? पुष्प यानी कि पुंड कवि। खुमार है, केदार हैं, कुमारपाल हैं, अनन्यदास हैं, चंद हैं जिसको चंद वरदाई के नाम से कहते हैं, जगनिक हैं, जोधराज हैं, सारंगधर हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। चारण काल के अंतर्गत आने वाले जो 9 कवि हैं उनको दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा।
चारण काल के अंतर्गत कौन आते हैं भाई? पुष्प आते हैं, पुंड जिनको बोला जाता है, कुमार हैं, केदार हैं, कुमारपाल हैं, अनन्यदास हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, जोधराज हैं और सारंगधर हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, थोड़े से विचार लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। इससे पहले के हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने केवल वृत्त संग्रह कहा है, लेकिन ग्रियर्सन से कुछ ज़्यादा ही खफा हो गई ये, और ग्रियर्सन के इस इतिहास को इन्होंने क्या कह दिया? बड़ा वृत्त संग्रह। इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिएगा, किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किशोरीलाल का यह वक्तव्य किस इतिहास ग्रंथ के संबंध में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में डॉक्टर किशोरीलाल ने कहा कि सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1857 ईस्वी में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद भी किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, सॉरी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसको अनुवाद कर दिया 1857 ईस्वी में। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। तो दो बातें यहाँ पर किशोरीलाल गुप्त की हों कि एक तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिया इसको। दूसरा कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1857 ईस्वी में इस ग्रंथ को हिंदी में लिखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, और जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी ने किया था। हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी ने किया था। इस ग्रंथ में प्रथम बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। अगर ये कहा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धियों के रूप में आता है, वो ये आता है कि भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टि से। हालांकि ये सभी विद्यार्थियों को याद रहता है, वे सभी विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य से होते हैं उन्हें इसके बारे में जरूर ज्ञान होता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं, और ये कहा किसने है? तो ग्रियर्सन ने। इस ग्रंथ को प्रथम बार रीत काव्य शीर्षक का उल्लेख मिलता है। रीत काव्य जैसे शीर्षक का उल्लेख पहली बार प्राप्त होता है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले रीत काल जैसे शब्दों का प्रयोग या रीत काल जैसे किसी काल के विषय में चर्चा नहीं किया था किसी ने। इसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ इसके दोषों की बात कर लें कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कुछ दोष। साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक कालक्रम एवं नामकरण का अभाव है, पहला दोष है। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन न कहकर काल शीर्षक मात्र कहा जाता है। इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि 700 से 1300 के बाद डायरेक्ट 15वीं शताब्दी की बात की जाती है, तो 14वीं शताब्दी को बिल्कुल गायब कर दिया जाता है। इसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वो आता है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु का जो साहित्यिक ग्रंथ है वो मिश्र बंधु विनोद है। किस नाम से है? मिश्र बंधु विनोद। इसका प्रकाशन जो हुआ है 1913 में भाग 1, 2 व 3 का प्रकाशन हुआ, और 1934 में भाग 4 प्रकाशित हुआ है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, इनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 नाम आते हैं। ध्यान दीजिएगा, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, ये 3 नाम ध्यान दीजिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 हैं। इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मक अथवा तथा तुलनात्मक पद्धति से कवियों का वर्णन किया गया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ये राम कुमार वर्मा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण कथन हो जाता है इनका। ठीक है, यहाँ पर और इससे संबंधित जरूरी बातचीत की तरफ चलें तो यह ग्रंथ परंपरागत रूप से लिखा गया है, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहलाता है। किसके रूप में? परंपरागत रूप में लिखा हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया। ठीक है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया।
4591 कवियों का उल्लेख है। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। ठीक है, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा। देख लो भाई, आचार्य शुक्ल मुझे लगता है कि अपने से पहले के जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाकार हैं, या तो उन्होंने वृत्त संग्रह कहा या फिर बड़ा भारी वृत्त संग्रह कह दिया। ठीक है, इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पूर्व पीठिका किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो मिस्र बंधु विनोद। ध्यान दीजिएगा, कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया। ये खुद रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं अपने इतिहास लेखन के अंतर्गत कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित एवं सम्यक आरंभ मिस्र बंधु विनोद से होता है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो इनका वक्तव्य इसके कड़ी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित एवं सम्यक आरंभ मिस्र बंधु विनोद से होता है, ये शुक्ल जी कहते हैं। और इस ग्रंथ के विषय में बात की जाए अगर मिस्र बंधु विनोद के, तो इस ग्रंथ में मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त कर दिया है। वो 5 भाग कौन से हैं? तो सबसे पहला आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटते हैं ये, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का जो समय बताते हैं वो 700 से लेकर के 1343 विक्रमी संवत, और इसके बाद उत्तर आरंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रमी तक। माध्यमिक काल के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रमी तक। इसके बाद अलंकृत काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। ये बहुत जरूरी चीज है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? मिस्र बंधु हैं। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 है और उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1899। परिवर्तन काल, आधुनिक काल जाहिर सी बात है परिवर्तन काल है 1890 से 1925। वर्तमान काल है 1926 से अब तक। अब यहाँ पर जरूरी जानकारी और ले लिया जाए। मिस्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा तथा उसकी समयावधि को 1681 से कितना बताया है? 1889। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से 1910 में एक रचना लिखी जिनमें देव और बिहारी विवाद को जन्म दे दिया। जब हिंदी नवरत्न नाम से इन्होंने लिखा 1910 में, तो देव और बिहारी विवाद को जन्म दे दिया जो आगे 10 वर्षों तक चलता रहा। क्या है विवाद? जब आप पढ़ेंगे देव और बिहारी को, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसके विषय में, तो ये वापस से आएगा चर्चा में। दोष क्या है कि नामकरण एक ही पद्धति पर नहीं है और अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में स्थान दे देना, ये इनके हिंदी साहित्य का दोष माना जाता है। तो कैसी लगी आज की ये कड़ी? एक काम और करिएगा मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। इससे क्या है कि हमें मनोबल प्राप्त होगा और ऐसे ही कंटेंट तैयार करके हम आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे, जिससे कि आप अपना ईजी तरीके से नोट्स भी बना लें। और इस तरीके से इसमें बातचीत की गई है क्योंकि जो सब्जेक्ट से बाहर हट करके कोई भी बातचीत नहीं हुई है, तो लाइन टू लाइन है। यदि आप इसको कमरे में चला करके भी सुनते रहेंगे तो आपको सारी बातें एकदम पॉडकास्ट की तरह, जैसे आप रेडियो पर सुन रहे हों, उस तरीके से आपको सुनाई पड़ेगा। बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।